हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। इसके अंदर हम कई सारी चीज़ देखेंगे, जैसे कि सेटर एंड गेटर, एक्सेस मॉडिफायर्स और दिस एंड स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है वो, ठीक है। आई थिंक हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर देख लिया था UPS का कंसेप्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जैसा कि हमने उस फिगर के अंदर देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसके अंदर मेनली हमारे 4 डिविजन्स होते हैं, 4 पार्ट्स आते हैं, जिसकी मदद से ही तो पूरा UPS बनता है। वो 4 टाइप्स क्या क्या थे, तो उसके अंदर ही पहला था हमारा एनकैप्सुलेशन, ठीक है, उसके बाद था एब्स्ट्रैक्शन, देन इनहेरिटेंस एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन सभी को हमें डिटेल के अंदर समझना है। तो आज हम उस पहले पिलर के बारे में, पहले डिवीजन के बारे में पढ़ने चाह रहे हैं, जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, अब देखिए इसके अंदर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सेटर एंड गेटर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब तक हम क्या करते थे, एक सिंपल क्लास बनाते थे, इसके अंदर यहाँ पर मेन मेथड के अंदर ही पूरा प्रोग्राम लिख देते थे, राइट। लेकिन जब भी आपको जावा के अंदर बोला जाए कि एक प्रोग्राम आपको बनाना है, इंप्लीमेंट करना है विथ यूज ऑफ एनकैप्सुलेशन, ठीक है, जब ये बोला जाए विथ यूज ऑफ एनकैप्सुलेशन, तब आपको ये पूरी चीज इंप्लीमेंट करनी है। ये सभी चीजें, सेटर, गेटर, एसकेस मॉडिफायर होना चाहिए, दिस एंड स्टैटिक कीवर्ड भी होना चाहिए, लेकिन ये सभी चीज एज ए सेपरेट क्लास के अंदर आपको इंप्लीमेंट करनी है, इसी क्लास के अंदर नहीं। ध्यान दीजिएगा, अब तक हम इसी क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर सब कुछ बनाते आ रहे थे, लेकिन अब यूजिंग एनकैप्सुलेशन आपको एक नया क्लास बनाना होगा, उसी के अंदर ये पूरा एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट जो है वो इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो चले यहां पर हम सबसे पहले एक नया क्लास बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट रिलेटेड मुझे सभी चीज यहां पर चाहिए, तो इसलिए मैंने एक नया क्लास ही बना लिया स्टूडेंट करके, राइट। चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले तो स्पेस बना लूंगा। ओके, अब स्टूडेंट क्लास के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती है, तो सबसे पहले तो ये एक क्लास है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, क्लास के अंदर क्या क्या आ सकता है वो सबसे पहले तो आप नोट डाउन कर लो। आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लो क्लास के अंदर क्या क्या आ सकता है। तो कोई भी क्लास हो उसके अंदर सबसे पहले तो आ सकते हैं कोई वेरिएबल्स, देन आफ्टर उसके अंदर आ सकते हैं कोई फंक्शंस, देन आफ्टर कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, एंड देन आफ्टर कोई मेथड्स। तो यहां पर मैं कोई नया टाइप नहीं लिखूंगा, चौथा टाइप, बल्कि ये जो आपका फंक्शंस है ना, ठीक है, उसी को आप बोलोगे मेथड, ठीक है। कैसे कि यहां पर आपको एक मेन मेथड मिल रही है, आप इसको मेन फंक्शन भी बोल सकते हो, मेन मेथड भी बोल सकते हो, लेकिन मेथड कब बोला जाएगा, जब भी कोई पर्टिकुलर फंक्शन किसी क्लास के अंदर हो, ठीक है, तभी उसको एक मेथड बोला जाएगा। लेकिन जावा के अंदर हमें याद ही है, हम कभी भी यहाँ पर बाहर कोई भी चीज नहीं बना सकते, हमें कंपलसरी कोई भी चीज एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही बनानी होती है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कोई मेथड हो गया, राइट। देन आफ्टर आते हैं आपके वेरिएबल्स, जो कि आप अब तक बनाते आए थे, ठीक है। उस वेरिएबल्स को आप क्लास के अंदर जब भी बनाओगे तब उसको आप क्या बोलोगे, प्रॉपर्टीज बोलोगे। क्या बोलोगे, प्रॉपर्टीज, या फिर आप उसको बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और या फिर उसका तीसरा नाम है डेटा मेंबर्स, ओके। और यहां पर मेथड्स का भी आप दूसरा नाम बोल सकते हो डेटा फंक्शन, ओके। तो इतने इतने नाम है। तो कोई एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर इतनी इतनी चीज हो सकती है, ठीक है। हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर्स तो देख ही लिए हैं, राइट। वेरिएबल्स भी हम देख चुके हैं, मेथड्स भी हम देख चुके हैं। अब तक हमने एक मेथड के साथ काम किया था मेन, लेकिन अब मल्टीपल मेथड के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। को एक क्लास के अंदर पॉसिबिलिटी है मैक्स टू मैक्स ये तीनों चीजें एक साथ हो सके, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम यूजिंग एनकैप्सुलेशन। तो देखिए सबसे पहले तो अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो हम इसकी कितनी कितनी डिटेल लेंगे वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सपोज स्टूडेंट की आईडी में लूंगा, स्टूडेंट का कोई नेम लूंगा, ठीक है, एंड देन आफ्टर उसकी कोई सिटी लूंगा मैं। अब उसका एड्रेस, परसेंटेज, मार्क्स, कुछ भी चीज ले सकते हो, उसका ब्लड ग्रुप, वॉट, ठीक है। तो अब तक हम प्रीवियसली यहां तक देख चुके थे, ठीक है। एक क्लास बनाते थे, उसके अंदर सिंपल हम वेरिएबल्स बनाते थे, प्रॉपर्टीज बनाते थे, एंड देन आफ्टर हम क्या करते थे, स्टूडेंट क्लास का मेन के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और उसी तरह से हम करते थे S1 की मदद से आईडी को एक्सेस,
और आईडी के अंदर हम पास कर देते थे कोई भी आईडी। उसी तरह से S1 की मदद से एक्सेस करते थे नेम पास कर देते थे, फॉर एग्जांपल राज। S1 की मदद से उसी तरह सिटी को एक्सेस करते थे और उसके साथ ही सिटी को भी असाइन कर देते, फॉर एग्जांपल बड़ौदा। दैट्स ऑल। तो बस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता था आपको, ठीक है। देन आफ्टर उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप तीनों ऑब्जेक्ट्स या फिर तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकोगे, किसकी मदद से? डॉट ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। इस डॉट ऑपरेटर को आप मेंबर ऑपरेटर भी बोल सकते हो। तो इसी तरह से आप अब तक ऑपरेट करते आए थे, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कराते आए थे और लास्ट में ये सब हो जाने के बाद आप उसको क्या करवाते थे? प्रिंट आउट करवा देते थे, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एलन। देन आफ्टर सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहूँगा S1 की आईडी को, ठीक है। देन आफ्टर उसके साथ ही कॉन्केट करूँगा मैं, एंड देन आफ्टर यहाँ पर मैं S1 डॉट नेम को प्रिंट कराना चाहूँगा, एंड देन आफ्टर लास्ट में S1 डॉट सिटी को, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन की मदद से स्टूडेंट को प्रिंट करवा दिया, स्टूडेंट की डिटेल को। तो चलिए मैंने सेव किया। अब यहाँ पर आकर मैं फाइल को कंपाइल करूँगा। तो मेरी फाइल का नाम है एनकैप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरी इस फाइल के अंदर टोटल 2 क्लास है, स्टूडेंट भी है, एनकैप भी है, लेकिन हमारी फाइल का नेम हमें किस क्लास के नेम पर रखना होगा? जिस क्लास में हमारी वॉइड मेन मेथड लाइज करती है उस क्लास का नेम है एनकैप, ठीक है। तो बस उसी क्लास का नेम आपकी फाइल के नेम बराबर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम उसको करते हैं कंपाइल encap.java, एंड देन आफ्टर उसको करेंगे रन। तो आप देख सकते हो हमें परफेक्ट राज की सभी डिटेल मिल चुकी है, उसकी आईडी, नेम और उसकी सिटी, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम अब तक करते थे। अब यहाँ पर सवाल क्या आता था कि अगर आपको 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, 2 स्टूडेंट्स की डिटेल लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ता था? ये सभी चीज रिपीट करनी पड़ती थी, राइट। सबसे पहले तो आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, फॉर एग्जाम्पल S2, एंड देन आफ्टर ये जो चीज आपने की थी, वैल्यूज को सेट किया था, एंड देन आफ्टर वैल्यूज को यहाँ पर इस तरह से प्रिंट किया था, ये सभी चीज भी तो आपको दोहरानी पड़ती थी, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, लेकिन जब भी यहाँ पर S1 होगा मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा S2 से, ठीक है। लेकिन हमें इस S2 के अंदर भी नई डिटेल्स सेट करानी होगी, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, और यहाँ पर मैंने सिटी का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल सूरत। और अब मैंने इस फाइल को सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब आप देख सकते हो राज की डिटेल भी आ चुकी है, प्रतीक की डिटेल भी आ चुकी है, लेकिन हमने टोटल कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट की? तो कि ऑब्वियसली चीज़ है, जितनी पास आपके ऑब्जेक्ट होंगे उतनी दफ़ा आपको ये सभी प्रोसेस रिपीट करनी होगी, ठीक है। वैल्यू को सेट कराने के भी, वैल्यू को प्रिंट कराने की। देखिए सेट कराने की प्रोसेस हमने 2 बार रिपीट की, प्रिंट कराने की प्रोसेस भी हमने 2 बार रिपीट की। अगर क्या हो आपके पास टोटल इस तरह से 10 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, तो फिर आपको ये प्रोसेस ईच एंड एवरी टाइम कितनी बार रिपीट करनी होगी? 10 टाइम्स रिपीट करनी होगी, राइट। तो इसी का सॉल्यूशन लेकर आता है हमारा एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट। इसके अंदर देखिए आप यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है सेटर एंड गेटर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया, क्लास के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स ही आप बनाओ, सिर्फ प्रॉपर्टीज ही आप बनाओ। आप क्लास के अंदर मेथड्स भी तो बना सकते हो, फंक्शन भी तो बना सकते हो। तो अब हम इसका यूज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल सेट डेटा, ठीक है। सिंपल हम ऑर्डिनरी जिस तरह से फंक्शन बनाते थे उसी तरह से मैंने फंक्शन बनाया है, सेट डेटा नाम रखा है। अब ये फंक्शन क्या करता हुआ होगा? इन तीनों की वैल्यू को सेट करता होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा id इज इक्वल टू 1, देन आफ्टर नेम इज इक्वल टू कोई भी एक नेम ले लो, फॉर एग्जाम्पल सागर, और उसी तरह से सिटी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मुंबई, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए मैंने तीनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहाँ पर सेट कर दी। अब यहाँ पर आपको S1 डॉट S2 डॉट इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम कहाँ पर लिखते थे? मेन के अंदर लिखते थे ना। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बनाना था और ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करना था, ठीक है। लेकिन फिलहाल सेट डेटा तो इसी क्लास के अंदर मौजूद है ना, जहां पर ये तीनों प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो इसलिए हमें यहाँ पर डायरेक्टली आईडी, नेम और सिटी को लिखना है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर? तो चलिए अब ये मेरा सेट डेटा बन गया। अब सेट डेटा का रिटर्न टाइप क्या आएगा? हम सभी को मालूम है, अगर कोई फंक्शन अपनी बॉडी में से कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवा रहा तो उस पूरे फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप आएगा वॉइड, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब ये सेट डेटा का फंक्शन हो गया। चलिए इसी तरह से मैं प्रिंट कराने के लिए एक नया फंक्शन बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल गेट डेटा, ठीक है। अब गेट डेटा का काम क्या होगा? गेट डेटा सिर्फ और सिर्फ चीजों को प्रिंट कराता होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं आईडी, ठीक है। देन आफ्टर हम लिख देते हैं नेम,
और उसी के अंदर कॉन्कैट करके हम लिख देते हैं सिटी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी रिटर्न डेटा टाइप ऑब्वियसली आएगा वॉइड। क्लियर? तो मैंने देखिए दो मेथड्स बना ली। एक मेथड का काम होगा डेटा को सेट करना, ठीक है, इक्वल टू की मदद से। ये तीनों हमारे पास डेटा थे उसको सेट किया, यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी। दूसरा फंक्शन क्या करेगा, तो उस डेटा को प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इस फंक्शनैलिटी को ध्यान में लीजिए आप, इस फंक्शन की जो भी फंक्शनैलिटी है ना उसी को ध्यान में लीजिए। चलिए सपोज सेट डेटा है, सेट डेटा की फंक्शनैलिटी क्या है, डेटा को सेट कर रहा है ना, तो बस इसी टाइप के फंक्शन को हम प्रोग्रामेटिकली बोलते हैं सेटर। उसी तरह गेट डेटा की फंक्शनैलिटी क्या है, हमें डेटा निकाल के देता है, प्रिंट करके देता है, तो बस इसी तरह इसको भी हम बोलते हैं गेटर। दैट्स ऑल। ये सेटर और गेटर कुछ भी नहीं है। सेटर और गेटर यानी कि कोई ऑर्डिनरी मेथड है, कोई ऑर्डिनरी फंक्शन है जो कि आपको डेटा सेट करके देगी और दूसरी मेथड डेटा गेट करके देगी। तो बस उसी तरह से इस मेथड्स का नाम आप ऑफिशियली बोलोगे सेटर और गेटर। दैट्स ऑल। ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, मेथड का नाम जरूरी नहीं है कि सेट डेटा और गेट डेटा ही रखो, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ABC, यहाँ पर रख दो XYZ, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने क्यों इस तरह से लिखा, क्योंकि नाम को पढ़ने के साथ ही आपको पता लग जाना चाहिए कि सेट डेटा का फंक्शन क्या होगा, गेट डेटा का फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमने S1 और S2 तो बना ही लिए थे, अब हमें ये दोनों चीज रिपीट नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो चीज थी वो ऑलरेडी आपके सेट डेटा के अंदर आ चुकी है। ठीक है, और जो प्रिंट कराने वाली चीज थी वो ऑलरेडी आपके गेट डेटा के अंदर आ चुकी है। तो अब आपको ये चीज बार बार रिपीट नहीं करनी है, तो इन सबको आप मिटा सकते हो। अब S1 की मदद से आपको पहले क्या कॉल करना है, सेट डेटा कॉल करना है। ध्यान दीजिएगा, S1 की मदद से ID, नेम और सिटी को आप कॉल करते थे ना डॉट लगाकर, ठीक है, इस तरह से। तो ठीक उसी तरह से ही आप कोई मेथड को भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेट डेटा, तो सबसे पहले मैं S1 की मदद से कॉल करूंगा सेट डेटा, इस तरह से। दैट्स ऑल। जैसे ही S1 का सेट डेटा हो जाएगा, मैं S1 की मदद से गेट डेटा कॉल करूंगा। ठीक है, सेट डेटा का काम क्या था, तीनों डेटा को सेट किया, कोई वैल्यू असाइन कर दी, देन आफ्टर उसको देखना तो है हमें, उसको प्रिंट तो कराना ही है, राइट। तो वो देखने के लिए मैंने किसको कॉल किया, गेट डेटा को। ठीक है, तो चलिए अब जैसे ही मैंने S1 की मदद से सेट डेटा को कॉल किया, हमारा प्रोग्राम जंप करेगा और सेट डेटा को फाइंड करेगा। अगर वो अवेलेबल है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट कर देगा। अगेन हमारा प्रोग्राम नीचे आ गया, दूसरी लाइन के अंदर S1 ने किसको कॉल किया, गेट डेटा को। तो अगेन हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, गेट डेटा को फाइंड करेगा, अगर वो है तो इसके अंदर पड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो यही प्रोसेस हो रही है, देखिए। तो अब हमने S1 के साथ जो किया वो अगेन हम रिपीट करेंगे, किसके साथ, S2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर S2 की मदद से भी हम डेटा सेट करेंगे और डेटा को गेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैंने सेव किया। अगेन अब यहाँ पर हम करेंगे फाइल को कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब देखिए आपको दोनों के अंदर डेटा मिल चुका है, सागर का डेटा। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि सर हाँ बेशक हमारा जो कोड था वो ऑप्टिमाइज हो चुका है, वो कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब हमें बार बार सेट डेटा की और गेट डेटा की फंक्शनलिटी यहाँ पर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एज अ मेथड के फॉर्मेट में लगा दिया। जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसको कॉल कर लेंगे और उसको प्रिंट भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर दिक्कत देखो क्या आएगी, डेटा आपको एक ही समान मिल रहा है। आपके पास दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट है S1 S2, लेकिन दोनों के अंदर डेटा तो एक ही है ना, सागर वाला डेटा। क्यों, क्योंकि आपने सेट डेटा के अंदर देखे इस तरह से लिखा था, डेटा फिक्स कर दिया था। ठीक है, आपने डेटा फिक्स कर दिया था इसलिए। तो क्या हो अगर मुझे S1 के अंदर अलग डेटा चाहिए, S2 के अंदर अलग डेटा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, बजाय कि यहां पर डेटा लिखो आप जब नीचे से सेट डेटा को कॉल कर रहे हो ना, तब यहां से ही उन तीनों का डेटा पास कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपको इनडायरेक्टली ID, नेम और सिटी का डेटा पास करना है, राइट। उसी का डेटा आपको सेट करना है। तो जब भी आप S1 की मदद से सेट डेटा को कॉल करो ना, तो उन तीनों का डेटा यहीं से पास कर दो। दैट्स ऑल। चलिए सपोज ID मैंने लगा दी 1, ठीक है, नेम मैंने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल मेहुल, और एज मैंने लगा दी फॉर एग्जाम्पल 22। तो यहां पर देखिए आप, ID जो है वो मेरी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, मेहुल जो है वो क्या है, मेरा नेम स्ट्रिंग के अंदर है, और उसी तरह हमने एज लगा दी। आई थिंक हमारे पास एज नहीं है, सिटी है। ओके, चलिए एज नहीं, हमारे पास सिटी है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई। ठीक है, तो मैंने तीनों का डेटा यहाँ पर सेट डेटा के अंदर पास कर दिया। अब चलिए उसी तरह से मुझे यहाँ पर S2 के जरिए भी एक नया सेट डेटा पास करना होगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरे स्टूडेंट की ID है 2, उसका नाम है संदीप,
एंड देन आफ्टर उसकी सिटी है बड़ौदा। ठीक है, तो देखिए सेट डेटा के अंदर आप इनडायरेक्टली 3 पैरामीटर्स को पास कर रहे हो, राइट। तो यहाँ से आप नीचे से सेट डेटा को 3 डेटा पास कर रहे हो, 3 डेटा भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो ऊपर सेट डेटा को वो कैच भी तो करना होगा, राइट। नीचे से आपने 3 डेटा भेजे, उन तीनों को आप यहाँ पर सेट करो। फॉर एग्जाम्पल N1, N2 और N3 के अंदर आपने उन तीनों को कैच कर लिया। पहला डेटा जो था ना 1 या फिर 2, वो किसके अंदर आ जाएगा, N1 के अंदर, दूसरा डेटा N2 के अंदर और तीसरा डेटा N3 के अंदर। लेकिन N1, N2, N3 आपने अलग अलग वेरिएबल बनाया, लेकिन अलग अलग वेरिएबल की डेटा टाइप भी तो मेंशन करनी होगी ना, राइट। यहाँ पर नीचे से आ रहा है देखिए 1 या फिर 2, यानी कि इंटीजर फॉर्मेट में आ रहा है, तो फिर आपको ऊपर कैच भी किस फॉर्मेट के अंदर करना होगा, इंटीजर फॉर्मेट के अंदर, राइट। तो N1 का डेटा टाइप आपने लिख दिया इंटीजर। चलिए इसी तरह से बाकी के बचे दो किस फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर N2 का और N3 का डेटा टाइप आप क्या मेंशन करोगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्लियर, कुछ इस तरह से। तो अब नीचे से तीनों डेटा जो आपने पास किए वो रिस्पेक्टिवली N1, N2 और N3 के अंदर आ रहे हैं, राइट। अब आपको N1 का डेटा जो था वो ID के अंदर पास करना है, N2 का डेटा था वो नेम के अंदर और N3 का डेटा सिटी के अंदर। क्यों, क्योंकि देखिए इनडायरेक्टली 1 जो है या फिर 2 वो आपकी ID थी ना, ये बीच वाला नाम मेहुल या संदीप आपका नेम था, मुंबई या बड़ौदा आपकी सिटी थी। ठीक है, तो आपको तो ID, नेम और सिटी के अंदर डेटा पास करने थे, लेकिन आपने डेटा कैच किसके अंदर किए, N1, N2 और N3 के अंदर। ठीक है, तो N1 का बचा हुआ डेटा हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से पास कर सकते हैं कि नहीं, राइट। नीचे से जो ID आई है N1 के अंदर वो हमने किसके अंदर पास कर दी, ID के अंदर, तो इनडायरेक्टली ID आपकी सेट होगी ना। देखिए पूरी चीज वाया वाया हो रही है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से नीचे तीनों डेटा ID, नेम और सिटी के अंदर नहीं भेज रहे हो। सबसे पहले वो तीनों डेटा आपने इन तीनों को दिए और फिर ये तीनों ID, नेम और सिटी को देंगे। N1 ने ID को अपना डेटा दे दिया, N2 ने नेम को दे दिया और N3 ने अपना डेटा जो है वो सिटी को दे दिया। दैट्स ऑल। तो हो गया इनडायरेक्टली ID, नेम और सिटी के अंदर नीचे से पास किया वो डेटा आ गया, राइट। तो चलिए अब मैं इस फाइल को करूंगा सेव। अगेन यहाँ पर हम करेंगे कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो मेहुल का डेटा भी कंप्लीट आ गया, संदीप का डेटा भी परफेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप हर बार सेट डेटा को जब भी कॉल करोगे तब यूनिक डेटा यहाँ से पास कर दो, ऊपर उसको कैच करो और कैच किए हुए डेटा को अकॉर्डिंग उसके परफेक्ट वेरिएबल्स के अंदर इस तरह से सेट कर दो। ठीक है, तो ये आपके सेटर का दूसरा वर्जन भी इस तरह से हो सकता है, यानी कि एक ऐसी मेथड जिसके अंदर पैरामीटर आप नीचे से भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो। क्लियर, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका सिंपल क्लास सेटर और गेटर की मदद से। ठीक है, तो इस तरह से आगे जाकर आप अपने कोड को बहुत ही नीट एंड क्लीन इस तरह से बना सकते हो। क्लियर, ओके। अब आप बोलोगे कि सर मुझे इस तरह से डेटा पास भी नहीं करना है, मुझे इस तरह से भी डेटा पास नहीं करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऊपर इन सभी की वैल्यू जो है वो यूजर के पास रिट्राइव करनी है, यूजर के थ्रू रिट्राइव करनी है। ठीक है, यानी कि हमारा प्रोग्राम हमें पूछना चाहिए एंटर योर ID, एंटर योर नेम, एंटर योर सिटी। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए हमें कौन से क्लास का यूज करना होगा, स्कैनर क्लास का यूज करना होगा, राइट। तो आप इस सेटर का तीसरा वर्जन भी बना सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपको मैं ये टास्क सेल्फ स्टडी के अंदर दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना आपको इस पूरे प्रोग्राम का एक नया वर्जन बनाना है। यहाँ पर नीचे से आप जो डेटा पास कर रहे हो इस तरह से नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको इन तीनों की वैल्यू हर बार यूजर के थ्रू ही रिट्राइव करनी है यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, तो हर बार आपका ये प्रोग्राम पूरा डायनेमिक चलेगा। क्लियर, चलिए अब एक और चीज, सपोज मेरे पास यहाँ पर ये तीनों चीज, राइट। चलिए ID, नेम और सिटी। अब अगर ये तीनों चीज मैं डायरेक्टली यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब समझे मेरी बात का। सपोज ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट स्टूडेंट, उसका नाम हमने क्या रख दिया, मेहुल। लेकिन बीच में अगर कोई बंदा ऐसा है, कोई हैकर टाइप, ठीक है, हमारे रजिस्टर में मेहुल की एंट्री हो चुकी है, लेकिन वो हैकर क्या करेगा, मेहुल को वो चेंज कर देगा किसी दूसरे नाम से। तो क्या फिलहाल आप वो कर सकते हैं। देखिए आपका जो नेम है वो डायरेक्टली अवेलेबल है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपने सेट डेटा को तो कॉल कर लिया, लेकिन उसको करने के बाद किसी ने इस तरह से अगर वैल्यू बदल दी तो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसका नाम रख दिया विवेक। ठीक है, तो क्या है पॉसिबल है,
तो अब अगर आप S1 को गेट डेटा की मदद से कॉल करोगे तो क्या नेम मेहुल आएगा या विवेक आएगा? देखिए देखते हैं। सेव किया मैंने, अगेन अब मैंने यहाँ पर कर दिया कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए आपकी वैल्यू असल में बदल चुकी है। आपने ओरिजिनली एंट्री कराई थी मेहुल की, ठीक है यहाँ पर, लेकिन किसी ने बीच में आकर अपना नाम चेंज कर दिया, विवेक कर दिया। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना हमारे प्रोग्राम के अंदर। कोई भी चीज इस तरह से मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए। एनकैप्सुलेशन का यही स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है। ओनली एंड ओनली सेटर के थ्रू ही वो चीज बननी चाहिए, इनिशियलाइज होनी चाहिए या फिर मॉडिफाई होनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास डिसएडवांटेज क्या हुआ? ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो ओपनली अवेलेबल है। आप डायरेक्टली यहाँ पर इंडिविजुअली सभी को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग डॉट ऑपरेटर, और उसकी वैल्यू भी बदल सकते हो। तो हमें इस चीज पर रेस्ट्रिक्शन लगाना है, इस चीज को हमें क्या करना है? रोकना है, प्रिवेंट करना है। ऐसा कोई भी नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए अब क्या करो? अब इसके लिए हम समझेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स भी आप इसको बोल सकते हो, एक्सेस स्पेसिफायर भी कई लोग बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका तीसरा नाम भी है विजिबिलिटी मॉडिफायर्स या फिर स्पेसिफायर्स। अब देखिए इसके अंदर आपके पास टोटल 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। आई थिंक अगर आपने C++ जैसी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको इन तीनों का मतलब मालूम होगा, ठीक है। लेकिन हम तीनों का मतलब अगेन डिटेल के अंदर लर्न करेंगे जब हम इनहेरिटेंस चीज पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिलहाल हम इन दोनों की बात करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट की। तो देखिए बाय डिफॉल्ट आप जो प्रॉपर्टी बनाते हो ना या फिर कोई फंक्शन बनाते हो, तो क्लास के अंदर मौजूद सभी उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके अंदर वेरिएबल्स भी आ गए, मेथड्स भी आ गए, ये सभी बाय डिफॉल्ट क्या होती है? पब्लिक होती है। जावा के अंदर क्या होती है? पब्लिक। पब्लिक यानी कि आप इन तीनों प्रॉपर्टी को या फिर इन दोनों मेथड को जैसे चाहो जब भी चाहो इस तरह से एक्सेस कर सकोगे। देखिए यहाँ पर मैंने प्रूफ भी कर दिया, हमने सेटर भी कॉल कर दिया, मेहुल और मुंबई सेट हो गया था, लेकिन बाद में हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर दी। तो हमारा जो मेहुल का डेटा था उसके अंदर उसका जो नेम था वो हैक हो गया ना, विवेक आ गया। तो इसको हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है। इस तरह से मैं क्यों कर पाया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सभी चीज जो है ना वो पब्लिक थी। क्या थी? पब्लिक थी। तो पब्लिकली हम मैन के अंदर सभी को एक्सेस कर सकते थे। तो अब हमें इन तीनों को क्या करना होगा? प्राइवेट करना होगा। क्या करना होगा? प्राइवेट। प्राइवेट यानी कि अगर क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट हो जाती है तो फिर उन सब को आप यहाँ पर इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकोगे। देखिए अब किसी भी प्रॉपर्टी को पब्लिक या फिर प्राइवेट किस तरह से बनाना है? तो जब भी आप यहाँ पर लिखते हो ना इंटीजर आईडी, उसके आगे आपको सिंपल कीवर्ड लिख देना होता है पब्लिक, इस तरह से सेपरेटली, ठीक है। जावा के अंदर आपको ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी के आगे इंडिविजुअल पब्लिक लिखना होगा या फिर प्राइवेट लिखना होगा। माइट भी आप C++ के साथ फेमिलियर हो गए तो आप वहां पर इस तरह के कुछ देख चुके थे। पब्लिक सेक्शन बनाते थे और उसके अंदर आप बनाते थे ना, राइट, इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम वगैरह वगैरह। तो C++ के अंदर इतना था कि एक ही बार पब्लिक लिखना और उसके अंदर या फिर उसके नीचे जितनी भी लाइंस आती है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक बन जाती थी। लेकिन जावा के अंदर ऐसा अवेलेबल नहीं है। जावा के अंदर आपको ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लाइन को या फिर प्रॉपर्टी को आगे ही पब्लिक या फिर प्राइवेट से डिनोट करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप पब्लिक लिखो या फिर ना लिखो, यहाँ पर भी आप पब्लिक लिखो या फिर ना लिखो, वो बाय डिफॉल्ट ही क्या रहता है? पब्लिक ही रहता है, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हमें बाय डिफॉल्ट सभी को पब्लिक रहने देना है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इन सभी को मिटा देता हूँ, ठीक है। हमें तो क्या करना था? जो पब्लिक है ना उन सभी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना था। यानी कि इन दोनों को तो पब्लिक ही रखना है। अगर इन दोनों को पब्लिक रखेंगे तो ही हम मेन के अंदर इसको एक्सेस कर सकेंगे ना, सेट डेटा और गेट डेटा को। हमें ये वाली चीज प्रिवेंट करनी है। डायरेक्ट जो आप प्रॉपर्टी एक्सेस करते हो ना वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सिंपल करूंगा, इन तीनों प्रॉपर्टी को लॉक लगा दूंगा। किस तरह से? आगे सिंपल मुझे लिखना है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ प्राइवेट और यहाँ पर भी आप लिख दो प्राइवेट, दैट्स ऑल। अब ये तीनों चीज लॉक हो चुके हैं, यानी कि इन तीनों को एक्सेस करने का अधिकार अब सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को ही है। इस क्लास के अंदर देखिए सेट डेटा के अंदर, गेट डेटा के अंदर आईडी नेम सिटी का यूज किया जा रहा है, यहाँ पर भी किया जा रहा है, तो वहां पर वो चलेगा, ठीक है। प्राइवेट है ना तो सिर्फ अपने आप को ही वो अधिकार देगा, अपने आप को ही वो राइट देगा। जैसे ही आप क्लास के बाहर निकले तो ये आईडी नेम और सिटी आप किसी भी तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी तरह से, ठीक है। तो अब आप इस तरह से नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए बताता हूं, मैं सेव किया मैंने फाइल को, अब टर्मिनल के अंदर मैंने किया कंपाइल। तो देखिए जैसे ही मैंने कंपाइल किया ना आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल गई।
कि इस वाली लाइन में s1.name जो आप एक्सेस करने चाह रहे हो वो एक्सेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो नेम प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट एक्सेस के अंदर बना हुआ है, इसलिए। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना प्रोग्राम सिक्योर कर लिया। अब आप इस तरह से नहीं लिख सकते, अब आपको इसको मिटाना ही होगा, ठीक है। तो अब आपका प्रोग्राम कंप्लीट सिक्योर हो गया। अब आपका प्रोग्राम कोई भी हैक नहीं कर सकता, डायरेक्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी को आपने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। तो बस पब्लिक और प्राइवेट के अंदर यही डिफरेंस है। बाय डिफॉल्ट सभी पब्लिक होगी, आप यहाँ पर आगे पब्लिक लिखो या फिर ना लिखो। तो जब भी कोई भी चीज़ पब्लिक होगी तो आप कहीं पर भी, यानी कि क्लास के बाहर निकल कर मेन के अंदर भी आप उसको डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस कर सकोगे। देखिए सेट डेटा गेट डेटा एक्सेस हो रहा है। अगर मैं इसको भी दोनों को प्राइवेट कर देता ना तो फिर ये भी एक्सेस नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ चीज़ें सेटर से ही सेट करनी थी, इसलिए मैंने इसको पब्लिक रहने दिया। गेटर से ही गेट करनी थी, इसलिए मुझे इसको भी पब्लिक रखना पड़ा। लेकिन डायरेक्टली हमारी प्रॉपर्टी कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इन तीनों को लॉक कर दिया यूजिंग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। क्लियर? तो चलिए, ये एक और स्टेप हमने एनहेंस किया अपनी सिक्योरिटी के अंदर अपने क्लास के लिए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट क्लास के अंदर। देन आफ्टर एनकैप्सुलेशन के अंदर हमारा कोई भी चीज़ मॉडिफाई नहीं हुआ, ये एज इट इज, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमने अपनी सिक्योरिटी के अंदर एनहेंस कर दी, बढ़ा दी, प्राइवेट मेथड्स या फिर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्रोटेक्टेड फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। इन तीनों को हम अगेन डिटेल के अंदर समझेंगे जब इनहेरिटेंस आएगा वहीं पर, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल प्रोटेक्टेड का कोई भी यूज नहीं आएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे एक नए कीवर्ड थिस की तरफ, थिस कीवर्ड की तरफ। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, अगेन मैं यहाँ पर सेटर पर आपको फोकस लेना चाहूँगा। सेटर के अंदर क्या हो रहा है, आप जो नीचे से डेटा भेज रहे हो, नीचे से डेटा सेंड कर रहे हो, वो आप यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल के अंदर कैच करवा रहे हो, राइट। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज कैच करा रहे हो N1, N2, N3 के अंदर, उसको आपको अगेन पास करना पड़ रहा है आईडी, नेम और सिटी के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो हमारा वही था, राइट। लेकिन क्या हो अगर आप N1, N2 और N3 की वैल्यू या फिर उसका नेम एग्जैक्ट इसके बराबर रख दो। सपोज मैं यहाँ पर रख देता हूँ ID, देन आफ्टर नेम एंड देन आफ्टर सिटी। तो क्या ये हम कर सकते हैं? ऑफकोर्स हम कर सकते हैं, ऑफकोर्स, ठीक है। अगर हम नीचे से डेटा पास कर रहे हैं, यहाँ पर कैच करवा रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना N1, N2, N3 के नाम के अंदर ही बनाना है, नहीं। हम अपने वेरिएबल, हम अपने क्लास के लेवल के वेरिएबल के नाम के बराबर भी इस तरह से रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, देखिए हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पर N1, N2, N3 निकालना होगा और यहाँ पर ही लिखना होगा ID, ठीक है, जो कि यहाँ पर नीचे से आ रहा है, और नीचे से आया हुआ नेम वो भी हमें यहाँ पर लिखना होगा, और नीचे से आया हुआ सिटी, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लिखना होगा। तो एज ए डेवलपर हमें मालूम है कि जितना भी हमने राइट हैंड साइड पर लिखा है ना, ID, नेम, सिटी, वो नीचे वाला है, और जितना भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है वो हमारे क्लास लेवल का है। क्लियर? तो चलिए, क्या अब डेटा सेव होगा या नहीं देखते हैं। यहाँ पर मैंने फाइल को किया कंपाइल एंड देन आफ्टर फाइल को किया रन। तो देखिए डेटा हमारा सेट नहीं हुआ, इंटीजर की वैल्यू न ला गई, स्ट्रिंग की वैल्यू न ला गई, ठीक है, इंटीजर की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पर हमारा डेटा सेव नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? जैसा कि मैंने अभी भी बताया, एज ए डेवलपर हमें मालूम है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लास लेवल का है और राइट हैंड साइड वाला जो नीचे से आप डेटा पास कर रहे हो वो है। लेकिन हमारा कंपाइलर नहीं समझ पा रहा, क्योंकि देखिए दोनों साइड आपकी नेम सेम हो गई, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी ID है, राइट हैंड साइड भी ID है, लेफ्ट हैंड साइड नेम, यहाँ पर भी नेम, इसी तरह से सिटी के साथ हो रहा है। तो आपका कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा कि एग्जैक्ट चीज़ है क्या, कौन सी ID कहाँ आ रही है, कौन सा नेम कहाँ से आ रहा है, क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लास का है या फिर नेम वाला क्लास का है, क्या लेफ्ट हैंड साइड वाली सिटी नीचे से आ रही है या फिर राइट हैंड साइड वाली, नहीं पता चल रहा कंपाइलर को। इसलिए आपका कंपाइलर आपको आउटपुट नहीं दे रहा, आपके डेटा सेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो चुका है, उसको आपको एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल है ना वो क्लास लेवल के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल वो क्लास लेवल के, राइट हैंड साइड वाले तो नीचे से आ रहे हैं वही तो है ही, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले आपके क्लास लेवल वाले हैं, वो आपको बताना होगा किस तरह से। तो इसीलिए यहाँ पर यूसेज में आता है दिस कीवर्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर सिंपल लगाना होगा दिस डॉट, सभी के आगे दिस डॉट और यहाँ पर भी दिस डॉट। देखिए क्या किया मैंने, सिंपल जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल थे, राइट, उसके आगे मैंने लगा दिया दिस डॉट।
अब क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ी, तो क्या आपने यहाँ पर रीजन देख लिया। अगर हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ पर इस तरह से डेटा सेट नहीं होता और इस तरह से आपको नल वाला डेटा यानी कि एम्प्टी डेटा मिलता। कंपाइलर कंफ्यूज हो गया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाला डेटा कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला कौन सा है। बस इसीलिए हमें किसी ना किसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वेरिएबल थे उसको बोलना था कि ये जो है वो क्लास लेवल के है, ये क्लास का आईडी नेम और सिटी है। तो क्लास के लिए क्लास का कंटेक्स्ट, क्लास का रेफरेंस अगर आपको बताना हो जावा के अंदर, तो फिर आपको आगे लिखना होगा दिस डॉट, ठीक है। दिस का हिंदी क्या होगा, यही, ठीक है, यही वाला आईडी यानी कि कौन सा वाला, यही क्लास वाला, यही क्लास वाला नेम, यही क्लास वाला सिटी, दैट्स ऑल। इसलिए मैंने यहां पर लिखा दिस डॉट, ठीक है। हाँ, अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप C++ या फिर PHP लैंग्वेज करके आए हो तो फिर आप वहां पर लिखते थे दिस और एरो। ध्यान दीजिएगा, आप वहां पर लिखते थे इस तरह से एरो और ग्रेटर देन, क्लियर। लेकिन अगेन C++ और PHP उसी के अंदर आपको इस तरह की सिंटेक्स देखने को मिलेगी। बाकी सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बीच में यहाँ पर आपको लिखना है डॉट। तो ये बात आप खास क्लियर कर लेना, क्लियर। चलिए, अब मैंने फाइल को किया सेव। अगेन यहाँ पर मैं कराऊंगा कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो हमारा डेटा जो है वो परफेक्टली सेट हो चुका है और परफेक्टली प्रिंट भी हो चुका है, क्लियर। तो इस तरह से आप कंपाइलर का कंफ्यूजन दूर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको दोनों साइड नेम सेम रखना है तो फिर आपको कंपलसरी यहाँ पर दिस लगाना ही होगा, ठीक है। हाँ, पहले आपने यहाँ पर N1, N2 और N3 लिखा था, तब जरूरी नहीं था कि लेफ्ट हैंड साइड पर आप दिस लिखो, लेकिन जब भी दोनों साइड नेम सेम हो जाएगा तब आपको कंपलसरी दिस को लिखना ही होगा, क्लियर। और हाँ, साथ ही साथ आप गेट डेटा के अंदर भी देखो, यहाँ पर ये जो आईडी है, नेम है और सिटी है, वो आप कहाँ से प्रिंट करवा रहे हो, यही क्लास वाले है ना। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ऑप्शनल है ये चीज़, कंपलसरी लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक हैबिट बना लो कि जहाँ पर भी क्लास लेवल के वेरिएबल का यूज़ किया जाएगा वहाँ पर आप दिस डॉट से ही उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो चलिए, अगेन मैंने सेव किया और यहाँ पर कंपाइल करने के बाद जैसे मैं रन करूँगा आपको आउटपुट के अंदर कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आउटपुट आपका सेम ही आएगा, लेकिन जस्ट हमने जावा का कन्वेंशन फॉलो किया, जहाँ पर भी क्लास लेवल के वेरिएबल्स आएंगे वहाँ पर हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। यह था आपका दिस कीवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन। क्यों दिस कीवर्ड लगाना चाहिए वो भी मैंने आपको समझाया, क्लियर। अब चलिए, अब एक और सिनेरियो ऐसा भी आएगा, कई लोग ऐसा भी बोलेंगे कि सर क्या मैं यहाँ पर पुराने वाला N1, N2 और N3 रहने दूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी चेंज करना होगा N1, N2, N3। और क्या ऐसा करने के बाद मैं क्या यहाँ पर दिस रख सकता हूँ या फिर निकालना होगा, तो यस, आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। ऐसा कंपलसरी जरूरी नहीं है कि जब दोनों साइड आपके वेरिएबल के नेम सेम हो तभी दिस कीवर्ड लगाओ, ऐसा कभी भी कंपलसरी नहीं है। डजंट मैटर, लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ और नाम है, राइट हैंड साइड पर कुछ और नाम है, तब भी आप कंपलसरी दिस कीवर्ड यहाँ पर लगाओ, ऐसी हैबिट रखो, ऐसा रूल नहीं है। अगर आप यहाँ से दिस कीवर्ड मिटा भी देते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अभी हमने देखा, जब हमने ID इजिकल टू N1, नेम इजिकल टू N2, सिटी इजिकल टू N3 रखा था विथआउट दिस कीवर्ड, तब भी आउटपुट आ ही रहा था। लेकिन अगर अब जबकि दोनों साइड आपके नेम सेम नहीं है तब भी रखोगे तब भी चलेगा। देखिए, मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड रन, देखिए तब भी हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा डजंट मैटर, कभी भी जरूरी नहीं है कि जब आप दोनों इक्वल नेम हो दोनों साइड तभी दिस कीवर्ड लिखो, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, प्योर एनकैप्सुलेशन अगर आपको लगाना है तो कंपलसरी आपको दिस कीवर्ड लगा ही देना है विथआउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। दिस कीवर्ड कंपलसरी लगा दो, यही तो एनकैप्सुलेशन का रूल है। क्योंकि अगर आगे जाकर आप यहाँ पर N1, N2 और N3 की जगह किसी वजह से ID, नेम और सिटी करना चाहते हो तो फिर आपको वापस से दिस कीवर्ड लगाने ना आना पड़े, बस इसलिए आप पहले से ही दिस कीवर्ड लगा के लिखो, क्लियर। तो बस इसी रीजन से आपको यहाँ पर दिस कीवर्ड लगाना है, क्योंकि आगे जाकर कोई कंफ्लिक्ट ना हो, दोनों साइड अगर सेम नेम आ जाए तो वो ऑटोमेटिक रिजोल्व कर ले, इसलिए, क्लियर। तो चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह का सिनेरियो भी हो सकेगा, ओके। चलिए, अब दिस कीवर्ड को ओनली एंड ओनली वेरिएबल के साथ ही यूज किया जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। दिस कीवर्ड की मदद से आप करंट क्लास के अंदर मौजूद किसी मेथड को भी कॉल कर सकते हो। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल हम गेट डेटा को क्या कर रहे हैं,
मेन के अंदर कॉल कर रहे हैं ना, लेकिन मेरा गोल कुछ ऐसा है, देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ सेट डेटा को कॉल करूं तो डेटा सेट भी हो जाना चाहिए, प्रिंट भी हो जाना चाहिए। मुझे दोनों काम करवाना है सेट डेटा के पास। तो मैं क्या करूंगा, जब भी सपोज S1 ने सेट डेटा को कॉल किया या फिर S2 ने सेट डेटा को कॉल किया, तो हमारा प्रोग्राम यहां पर आएगा ना, राइट। इतना सब कुछ जो है वो एक्सेस हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमें किसी ना किसी तरह ऑटोमेटिक गेट डेटा को भी कॉल करना होगा, क्योंकि नीचे से तो हमने निकाल दिया गेट डेटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेट डेटा को अपना काम करने दूंगा। उसके बाद वो काम हो जाने के बाद, यानी कि डेटा सेट हो जाने के बाद, मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ गेट डेटा, दैट्स ऑल, खत्म। सेट डेटा ने ही इंटरनली अपने आप गेट डेटा को कॉल कर लिया, यानी कि गेट डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा मैंने छोटा सा चेंजेस किया, नीचे से गेट डेटा निकाल दिया, बट सेट डेटा के अंदर उसको इंटरनली कॉल करवा लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सेव किया मैंने प्रोग्राम को, अगेन कंपाइल किया एंड देन रन। तो देखिए वही हमारा पुराना आउटपुट आ रहा है, नो एनी चेंजेस, ठीक है। तो इस तरह से भी चलेगा। अगर आप नीचे से एक्सप्लिसिटली गेट डेटा कॉल नहीं करवाना चाहते, ओनली सेट डेटा को ही करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप पास कर दो इंटरनली, क्लियर। लेकिन ये जो गेट डेटा है वो किस क्लास का है, करंट क्लास का है ना। तो करंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर ऑप्शनल दिस डॉट भी लिख सकते हो, जैसा कि हमने अभी हुई प्रॉपर्टी के साथ किया, वेरिएबल के साथ किया। बस यही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए सेव किया मैंने, अगेन यहाँ पर फाइल को मैंने किया कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो देखिए आउटपुट के अंदर नो चेंजेस, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेरा इंटेंशन क्या था कि दिस कीवर्ड की मदद से आप वेरिएबल को भी कॉल कर सकोगे और करंट क्लास के अंदर मौजूद किसी मेथड को भी कॉल आराम से कर सकते हो, क्लियर। तो यह था आपका दिस कीवर्ड का डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमने पढ़ा एनकैप्सुलेशन का कुछ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। एनकैप्सुलेशन यानी कि पूरे आपके जो मेंबर्स है या फिर वेरिएबल्स है वो कंपलसरी प्राइवेट होने चाहिए और सेटर और गेटर कंपलसरी पब्लिक होने चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं आप एनकैप्सुलेशन का रूल। और साथ ही साथ जब भी आप करंट क्लास में किसी क्लास लेवल के वेरिएबल को यूज करोगे, उसको आप रेफरेंस करना चाहोगे, तो फिर आपको उसको दिस कीवर्ड से डिनोट करना होगा, ठीक है। आप साथ ही साथ फंक्शन या फिर मेथड को कॉल करोगे तब भी आप दिस कीवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा बेसिक रूल था। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड को डिटेल के अंदर, ठीक है। एनकैप्सुलेशन यहाँ पे खत्म नहीं होता, अब एक और रूल हमें समझना बाकी है, स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा होमवर्क करके आना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टूडेंट वाला क्लास बनाया ना, उसी तरह से आपको होमवर्क के अंदर एक नया क्लास बनाना है, ठीक है, एम्प्लॉय के लिए। चलिए मैं यहाँ पर नीचे मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आपके लिए वो होमवर्क लिख देता हूँ। आपको एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एम्प्लॉय क्लास विथ हेल्प ऑफ एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन यानी कि क्या, जो भी हमने आज तक इस लेक्चर के अंदर पढ़ा वो सभी कंसेप्ट आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने होंगे, ठीक है। कितने एम्प्लॉयज का डेटा लेना है आपको लेना है n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आपको यूजर से रिट्राई करना है कि आपको कितना डेटा चाहिए। यूजर अगर बोलेगा 10 तो आपको अलग अलग 10 एम्प्लॉयज का डेटा लेना है, यानी कि 10 बार सेटर चलेगा, 10 बार गेटर चलेगा। अगर यूजर बोलेगा 3 टाइम्स तो दोनों 3 टाइम्स रिपीट होंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। देन आफ्टर इसके अंदर आपको कौन कौन सी डिटेल लेनी है एम्प्लॉयज की, तो एम्प्लॉयज की आपको लेनी है आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उसकी एज, उसकी सैलरी, उसका रोल, उसका एड्रेस एंड देन आफ्टर उसका ईमेल, ठीक है। तो सभी चीज पर एम्प्लॉय आपको रिट्राइव करनी है। तो इस तरह से कितने एम्प्लॉय लेना है, n एम्प्लॉयज लेना है, राइट। तो आई होप अगले लेक्चर तक आप ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर सकोगे। हाँ, अगर यूजर ने बोला मुझे 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, तो आप दो चीज कर सकते हो, यहाँ पर 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हो या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उस रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं आपको सेल्फ स्टडी के अंदर दे रहा हूँ। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या, आई थिंक आपने C++ के अंदर पढ़ा हुआ होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भी आप यहाँ पर आराम से यूज कर सकते हो, लेकिन एज कम्पेयर टू C++ यहाँ पर थोड़ी मेथड अलग होगी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, ठीक है। तो वो आप देखिए, क्योंकि तभी आप बड़ी आसानी से n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा ले सकोगे, क्लियर। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ, स्टैटिक कीवर्ड।